भारत में बहुत तरह का जिहाद मौजूद है। गजवाए हिंद बनाने के लिए, काफिरों की हत्या करने के लिए और दारुल इस्लाम का अपने कट्टरपंथी सोच को लागू करने के लिए, दारुल हर्ब लागू करने के लिए, चाहे वो लव जिहाद हो, जमीन जिहाद हो, नौकरशाही जिहाद हो, एजुकेशन जिहाद हो या फिर टीयर्स जिहाद और अब धनतेरस जिहाद। आइए इस गंभीर विषय को समझें। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर कि ये हिंदुओं के समाज को किस तरह से कुठाराघात कर रहा है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, स्थिति बनने जा रही है हिंदू समाज के लिए, भारत देश के लिए। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में उस समय के दौरान प्रोटेस्ट के दौरान जो नोटबंदी हुई, उस समय के आसपास जो नोटबंदियां की गई, इसके अलावे जो पत्थर के बजाय वहां पर यदि बम और गोलियां चल रही होती तो क्या होता। आपने देखा कि किस तरह से शाहीन बाग को, इस हाईवे को, इस रोड को बंधक बनाया गया, किस तरह से सरकार भी लाचार हुई और दिल्ली दंगे भी हुए 2020 में फरवरी के महीने में। लेकिन गोली बम से ज़्यादा पत्थर चले हैं। लेकिन ठीक इसके उलट यदि गोलियां और पत्थर चल रहे होते तो क्या स्थिति होती, आइए इसे भी हम समझें। और यदि गोलियां चल रही होती, बम चल रही होती, तो नियंत्रित करना भारत सरकार के लिए बहुत ही कठिन था। चूंकि बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, तो जो फंडिंग थी, पाकिस्तानी फंडिंग या फिर विदेशों से जो मदद मिल रही थी, जो आने की संभावना थी, उसको लगभग समाप्त किया गया। लेकिन जो भी मदद पहुंचा, पत्थर फेंकने के लायक, पत्थर को इंतजाम करने के लायक तो धन पहुंच गया था। लेकिन इस स्तर पर नहीं पहुंचा कि वो बम बनाते, बम फोड़ते, गोलियां चलाते। इससे पहले भी और उसके बाद भी इस तरह के सरकारों द्वारा अनुभव किया गया है। 2016 में भी धन की आवाजाही जो विदेशी स्तर पे है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। चूंकि FCRA में ऐसी संशोधन कर दी गई है अब, और ट्रांजैक्शन में काफ़ी हद तक पाबंदी लगाई गई है, इसलिए धन की जो व्यवस्था है भारत में, कैसे हो, इन जिहादियों द्वारा, जिहादियों ने एक अलग ही तरीका अपना लिया है, या फिर यूँ कहें कि अपनाने भी जा रहे हैं, जिसे हमें, आपको, हम सबको, समाज को, देश को समझने की आवश्यकता है। चूंकि नोटबंदी की गई, GST भी लगाई गई, नए अकाउंट खोले गए, नंबर 1 पैसा, नंबर 2 पैसा, सब कुछ किया गया। अभी अभी हाईवे पर हाल में ही ऐसी न्यूज़ें आई हैं, जो हाईवे पर प्रॉपर्टी घेरी गई हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान में गजवाए हिंद आएगा, काफिरों की हत्या जब चरम पे होगी, गजवाए हिंद की प्रक्रिया जब चरम पे होगा, दारुल इस्लाम की प्रक्रिया जब चरम पे चल रही होगी, तब उस समय मिलिट्री फोर्स, पुलिस हाईवे से ही गुजरेंगे और हाईवे पर वो जिहादी जो ग्रुप है, समूह है, कट्टरपंथी सोच है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो अपनी जमीन कब्जा कर चुके होंगे। तो फिर इन मिलिट्री पुलिस फोर्स जो हैं, वो हाईवे से निकलने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पालघर में संतों को हाईवे पे ही घेर के मारा गया इन वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी गैंग द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के विरोध के दौरान शाहीन बाग में हाईवे रोड को जाम किया गया और सरकार लाचार थी। हाईवे पर जाने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इस संबंध में हमें CAA के दौरान इन जिहादियों का स्टेटमेंट भी याद करना चाहिए। शायद आप सबों में से बहुत लोग
जो शर्जील इमाम का स्टेटमेंट है उसे आप भूल गए होंगे। एक बार मैं अपने देखने वालों को याद दिला दूं कि उसने कहा, शर्जील इमाम ने भाषणबाजी नारेबाजी के दौरान, कि हमने चिकन नेक पॉइंट बना लिए हैं, जिसे दोनों तरफ से हमारे लोग बैठे हुए हैं। आसाम में नॉर्थ ईस्ट को काट कर हम हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं। इतना प्रिपरेशन हम कर चुके हैं और हम इस स्थिति में हैं। हाईवे को बंद करना, रोड को बंद करना और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हुए कुछ 30 साल पहले जो है वहाँ की जो कश्मीर की जो सरकार है, राज्य सरकार, रोशनी एक्ट बना करके सरकारी जो लैंड है, सरकारी ज़मीन है, लैंड ही नहीं होगी तो मिलिट्री ऑपरेशन होगा कहाँ से। इसीलिए लैंड को प्राइवेटाइजेशन कर दो, आम लोगों तक पहुंचा दो। और यही कुकृत्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कश्मीर में किया गया है। इसे भी हमें स्मरण रखना चाहिए, इसे भी हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कश्मीर में लगभग 27 लाख कनाल जमीन ऐसे ही बंदर बांट किए गए हैं उन जिहादियों के बीच में, जब कश्मीरी पंडित वहां से भागे, ताकि जमीन पर आम लोग के हाथ से चला जाए और मिलिट्री ऑपरेशन चलाया ही नहीं जा सके, या फिर चलाए सरकार तो दिखावटी रूप में चलाया जाता रहे। वो एक सरकार के तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा जिहादी कदम कह सकते हैं आप, जो कि भारत देश को तोड़ने में बढ़ाया गया कदम था। पैसे इकट्ठा करके हाईवे पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब एक नए तरह का, एक नया आयाम दिया जा रहा है कि कैश कैसे आएगा, कैश कहां से आएगा। प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन कैश होना जरूरी है गजवाए हिंद के लिए। जब चरम पे होगा, जब यह प्रक्रिया गजवाए हिंद का जब चरम पे होगा, काफिरों की हत्या, तब उस समय प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, उस समय कैश काम आएगा। आइए इसे भी गहराई से समझें। तो अब क्या आता है, तो ये है ज्वेलरी जिहाद, सोना जिहाद, धन कुबेर पर एक हमला, जो हमारे धनतेरस पे हमला है। कैसे, आइए इसे भी समझें। एक सिस्टमेटिक प्लान वे में हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास धन है, इससे कोई इनकार नहीं है। CAA NRC के विरोध के दौरान यदि जिहादियों के पास धन होता तो फिर हम सभी ने हिंदुस्तान को जिस तरह से बचाया शायद बचा नहीं पाती। और जिस तरह की राष्ट्रवादी सरकार अभी केंद्र में है और मैक्सिमम राज्य में भी, दूसरे राज्य में भी भारत के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है, तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। भारतवर्ष में जो धन है वह सोना, चांदी, प्रीशियस स्टोन, हीरे जवाहरात के रूप में है। यह हम आप सभी जानते हैं। पूरे देश में, खास तौर पर उन जगहों में जहां पर बीजेपी की सरकारें थी, उन जगह पर सरकारों ने कंट्रोल तो कर लिया, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार जो बाद में आई, फिर और अन्य जो बीजेपी की जो शासित राज्य थे। तो एक संप्रदाय विशेष ने ज्वेलरी बनाने की प्रशिक्षण शुरू किया है, प्रैक्टिस करवाई है, प्रशिक्षण देके उसको एक्सपर्ट बनाया है कारीगरों को। ज्वेलरी में खास तौर पर 3 चीज़ों में जो है यह आपका आता है, सोना, चांदी, डायमंड। चांदी में बहुत ज़्यादा धन नहीं होता है, इसलिए चांदी को टारगेट नहीं किया गया है इन जिहादियों के द्वारा। यह भी हमें समझने की बात है। इन लोगों ने सिर्फ सोना और डायमंड, जो प्रीशियस स्टोन है, उसको टारगेट किया है और यह लोग इस पे काम शुरू कर दिया है इन लोगों ने। यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है। बंगाल से, आसाम से, बिहार से, अन्य जगह से भी हो सकते हैं। इनको प्रशिक्षण दे करके बाजार में एंट्री करवाते हैं और इन लोगों में जो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, या फिर ये पाकिस्तानी मुस्लिम भी हैं। ज्वेलरी के शौक पर
उनके जो कारखाने हैं बाज़ार में वो बिल्कुल अंदर में होते हैं। यह भी हम सब जानते हैं। जो छोटे मोटे जो मीडियम लेवल के, मीडियम स्तर के जो सोनार हैं, उनके जो दुकान हैं, शॉप हैं, वो तो सामने में होता है, लेकिन जो उनके कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, जो कारीगर हैं, वो कहीं अंदर दूर में होते हैं। गोदाम टाइप के एक कमरे में 20-25 लोग रहते हैं। ये सोना बनाने का काम शुरू करते हैं और 2, 4, 5 साल में ये बाजार के अंदर आम लोगों के बीच, अपने मालिकों के बीच, ज्वेलरी शॉप के मालिकों के बीच जो है अपना विश्वास बनाते हैं। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि गजवाए हिंद की सोच इन कारीगरों के दिमाग में है, तो सभी के दिमाग में नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन गजवाए हिंद तो है। मेरे देखने वाले इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं, और काफिर क्या है इसे भी आप समझते हैं। तो यदि इन कारीगरों के दिमाग में कट्टरपंथी सोच है, जिहादी सोच है, जिस तरह से आतंकी कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दे करके बॉर्डर पे भेजा जाता है, तो ठीक उसी तरह से इन कारीगरों को भी एक्सपर्ट बना करके, प्रशिक्षित करके मार्केट में भेजा जा रहा है। तो अब आप पूछेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी है? आइए इसी चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी मैं बात कर रहा था कि यदि गजवाए हिंद की सोच इन कारीगरों के दिमाग में है, तो फिर क्या होता है? तो फिर जो उस समय जब गजवाए हिंद जब चरम पे होगा, तो सारा सोना कहीं न कहीं इन जिहादियों के पास होगा, जो कारीगर काम कर रहे होंगे। आप इसे फिर से ध्यान से सुने। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहे थे, भीड़ भाड़ थे, बाकी सारे जगह तो शांति थे। बाकी लोगों को लग रहा था बाकी जगह ठीक है जी, पूरे दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दंगे हुए अचानक दिल्ली में, क्यों हो गए? भीड़ भाड़ जो था, प्रदर्शन था, वो तो सिर्फ शाहीन बाग में थे। तो फिर दिल्ली दंगा भी जो हुआ था सिर्फ शाहीन बाग में होनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा समझिए कि यदि चरम पे होगा गजवाए हिंद, यदि काफिरों के काटने की जो प्रक्रिया होगी वह चरम पे होगा, तो उस समय जो सोना होगा इन जिहादियों के पास ही होगा, जो आपने बनाने के लिए दे रखा होगा। इन कारीगरों के पास, इन फैक्ट्रियों के पास और कारखानों में यदि ये जिहादी लोग भर गए हैं, तो क्योंकि ये लोग विश्वास बाजार में जमा रहे हैं, मालिकों पे विश्वास जमा रहे हैं, आम जनता के बीच जब विश्वास जमा रहे हैं, तो अब आप इनको भी गहराई से समझिए कि यदि कोई 5 पॉइंट का काम करता है या इसे कोई 3 पॉइंट में काम करता है कारीगर, अब आप पूछिएगा कि ये 5 पॉइंट 3 पॉइंट क्या है, तो आइए मैं आपको यह भी समझा देता हूँ। इसका मतलब है यदि 100 तोला सोना दिया गया या दिया जाए, तो 5 तोला सोना लेकर के ज्वेलरी बनाया जाता है। और लेकिन ये जो जिहादी सोच है, कट्टरपंथी सोच है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो प्रशिक्षित होकर के कारीगर आते हैं, 2-3 तोला सोना लेकर के ही ज्वेलरी बनाता है। ये जिहादी जो है आपका, यानी कि 0.3%, 0.5% के मार्केट में ये काम करते हैं, ये व्यापार करता है सोनार, तो फिर वह 10% काटता है और मैन्युफैक्चरिंग चार्ज नहीं काटता है। यदि वो 10% काटता है तो 91% देगा तो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज लगेगा, लेकिन 90% देगा तो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज नहीं लगेगा। इसे समझिए आप। मतलब कि 5% दुकानदार का, 5% कारीगर का। अब और वे ज्वेलरी को बेचता है। अब जो कारीगर 5% लेता है, वो जिहादी ग्रुप कह रहा है कि हम 2%, 3% पे काम करेंगे जी आपका, क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, जिहादी हैं। यह भी हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इनको सिर्फ एक छत चाहिए, तो ये फिर एक कमरे में रहते हैं, 20 लोग गुजारा करते हैं।
दिन भर ज्वेलरी का काम करेंगे और एक कमरे में यह 20-25 लोग सोएंगे रात में। अब आप ध्यान दीजिए कि जो सोने के मैन्युफैक्चरर हैं, सोने का कारखाना है, वो यदि इन जिहादियों के हाथ लग जाए तो क्या होगा। जो डायमंड का कारखाना है इन जिहादियों के हाथ में चला जाए तो क्या होगा। और एक साथ पूरे भारत में जिस तरह से दिल्ली बेंगलोर में दंगा हो गए, वैसे ही पूरे भारत में एक साथ दंगा हो जाए तो फिर क्या होगा। गजवाए हिंद का विचार वाले जो लोग हैं, कट्टरपंथी सोच है, जो जिहादी सोच वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, काफिरों की हत्या करने वाले ये जिहादी समूह जो कारीगरों का है, सारा का सारा सोना लेकर के उन जिहादियों के पास पहुंचाएंगे और वो कैश के रूप में वो काम करेगा। इसे समझिए आप। करेंसी आप बंद करवा सकते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म में नोटबंदी करवाई थी। सोना क्या बंद करवा सकती है? गोल्ड पे क्या रोक लगवा सकती है? ये सोचा है आपने कभी? सोना तो इंटरनेशनल करेंसी है, इसे रोक लगाया ही नहीं जा सकता है। मतलब कि नोटबंदी तो करवा सकती है सरकार, लेकिन सोना बंदी नहीं करा सकती है, गोल्ड पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इसीलिए इन जिहादियों ने टारगेट किया है सोना को, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, इन जैसे स्थानों पर। बनारस ये वो स्थान है, पटना समेत, जहां पर ज्वेलरी का काम होता है, इन महानगरों में, यहां से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे इलाके में भेजे जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे नगरों में इन जिहादियों को घुसना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे सभी एक दूसरे लोग जानते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के अंदर हो या फिर हिंदू समाज। वो हिंदू मुस्लिम को जानते हैं, मुस्लिम हिंदू को जानते हैं, चाहे वो छोटा गांव है या छोटा शहर हो। लेकिन जैसे ही वो महानगर में जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एक दूसरे को पहचानना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जिहादी ग्रुप बड़े शहर की तरफ रुख करते हैं। यहाँ फिर से एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि इन कारीगरों को काम ही करनी थी तो चांदी में क्यों नहीं किए, इस पे भी गौर कीजिए आप। इन्होंने चांदी पे टारगेट नहीं किया क्योंकि इसमें पैसा नहीं है उतना। सोना में आपका 60 से 80% तक जो है ये जिहादियों की एंट्री लगभग तय है। और लेकिन सोना के क्षेत्र में जो कारीगर हैं, ये जिहादी ग्रुप काफी कम है। अब इस जिहादी को रोकने का एकमात्र तरीका, एक ही रास्ता है कि ज्वेलरी दुकान के जो मालिक हैं, जो भी कारीगर हैं, वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे काम करने के लिए यदि आता है, वो बात करता है, करना चाहता है, या फिर इस तरह की कुछ अवांछनीय हरकतें करता है, तो क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? ज्वेलरी करते क्या है कि 80% जो ज्वेलरी का काम करने वाले हैं, जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, मालिक हैं, वो ऐसा आप अक्सर सुना होगा कि जो वो तो 80% काम तो वो नंबर 2 का करते हैं और 10 से 20% ही वह जो है नंबर 1 का काम करते हैं या करवाते हैं। यानी कि जब गजवाए हिंद की सिचुएशन, स्थिति चरम पे होगा, तो ये ज्वेलरी का पूरा सोना कारीगरों के पास होगा, कारीगरी के लिए वो जिहादियों के पास जा चुका होगा और वह कैश के रूप में यह यूज करेंगे, तुरंत उनको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो उस समय में ये ज्वेलरी शॉप के दुकानदार, छोटे मोटे मालिक हैं, वो FIR करने के भी सिचुएशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने नंबर 1 में काम किया नहीं है। और 2% बचाने के चक्कर में ज्वेलरी शॉप के मालिक पूरा का पूरा इनका सोना भी जाएगा। क्या ऐसा किया जा सकता है कि जितना भी सोना इन लोगों को दिया जाएगा, ऑन पेपर दिया जाए आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन, ताकि भविष्य में इन जिहादी सोच वालों पर कार्रवाई का विकल्प बना रहे, साथ ही साथ दबाव भी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर लोकल लोगों को काम देता रहे, जो बाहर से प्रशिक्षण लेकर आए उस पर
रोक लगाने की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि लोकल में पहचान करना आसान हो। ये जिहादी करते क्या है? ये एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाएंगे ताकि इनका जो भागना है आसान रहे, उनके परिवार तक पहुंचना मुश्किल रहे या फिर पहुंच न बन सके इनके परिवार तक, इनके जान पहचानने वालों तक। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर लोकल मुसलमान को ही रखें? यदि मुसलमान को ही रखना, हिंदू मुस्लिम ना भी देखें आप, तो यदि आप मुसलमान को ही रखना चाहते हैं तो लोकल वाले को रखें। आप सबको सोचने की आवश्यकता है कि खासकर ज्वेलरी मार्केट को भी, ज्वेलरी बाजार को भी, ज्वेलरी सेक्टर को भी, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार ऐसा कुछ कंपलसरी बनाए, कानून लाए, ऑर्डर लाए, अध्यादेश जारी करे कि कोई भी व्यक्ति जो माइग्रेंट लेबर्स है, कारीगर है, जो बाहर से आया है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसे काम पर नहीं रखा जा सकता। और जो मालिक, ज्वेलरी का शॉप का मालिक, ऑनर ऐसे कारीगर को रखेगा तो वो कार्रवाई के लिए मालिक भी तैयार रहे, उस पर भी एफआईआर किया जा सकता है। कोई भी जिस तरह से मकान मालिक ऐसे लोगों को किराया नहीं दे जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, सरकार को, आम लोगों को, ज्वेलरी सेक्टर को इस विषय पे अब समय आ गया है सोचने का, चिंतन करने का। मेरे देखने वाले आप सभी इस पे चिंतन करें कि ये किस तरह से जिहाद का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। जिस तरह से लफ्ज़ जिहाद हुआ है, जिस तरह से ज़मीन जिहाद हुआ है, इसको आप रोशनी एक्ट भी कहें कश्मीर के संदर्भ में, या फिर टीयर्स जिहाद हुआ है, तो आप समझिए, इसको देखिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये सब आपके समाज के बीच में हो रहा है। नमस्कार, जय।